नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण कक्षा 11वीं में आज हम ये हिंदी के विविध रूप जो हम देख रहे थे उस उसमें आज आगे देखेंगे। तो इससे पहले हम अगले लेक्चर में इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि हिंदी का प्राचीन रूप के हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है। और खड़ी बोली वो हिंदी का विकास 19वीं सदी में हुआ, पर इसका आरंभिक रूप बहुत पुराना है। 10वीं और 11वीं सदी में हिंदी का प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से मिलता है। और 13वीं शताब्दी के आखिरी काल में अमीर खुसरो की खड़ी बोली में कविताएं मिलती है। और आगे हमने देखा था कि खड़ी बोली का रूप, तो खड़ी बोली का रूप हिंदी खड़ी बोली का एक विकसित रूप है। यह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली थी। इसमें कई बड़ी बोलियों मिलाकर हिंदी भाषा बनी है। और इसमें हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और गढ़वाली आदि भाषाएं ये है। ये भाषा प्रमुख भाषा है। और अगर हम हिंदी भाषा के विकास और योगदान की बात करें, तो प्रारंभिक हिंदी के विकास में नाथों, सिद्धों और संतों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे भारत में ये हिंदी भाषा पहुंचाई है। और ये हिंदी भाषा का बड़े नगरों में प्रभाव के बारे में बात करें तो हिंदी पर बड़े नगरों की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। वहाँ हिंदी का अलग रूप दिखाई देता है। जैसे बम्बईया, इसको हम मुंबई कहते हैं। हिंदी हिंदी में उनको मुंबई कहते हैं। कलकत्तिया को हम हिंदी में कोलकाता कहते हैं। और हैदराबादी को हम हैदराबाद हिंदी में कहते हैं। तो ये बड़े नगरों का प्रभाव भी हिंदी भाषा पर है। और हिंदी भाषा का मानकीकरण की बात करें तो आधुनिक काल में हिंदी का मानकीकरण किया गया है। आज हिंदी पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है। वह हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा बन गई है। और हिंदी भाषा का उपयोग के बारे में बात की जाए तो आजादी की लड़ाई में हिंदी में प्रमुख भूमिका हिंदी भाषा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और हिंदी के सार्वदर्शिक रूप के कारण गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में उसी का प्रयोग किया था। और उन्होंने ही समूचे देश के लिए हिंदी अपनाने पर जोर दिया था। अब हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो हिंदी भाषी क्षेत्र का विशाल क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड से लेकर हिमालय, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक वो क्षेत्र क्षेत्र फैला हुआ है। और इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से हिंदी का ही प्रयोग होता है। और हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य में ही हो रहा है। देश के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयान में भी भारतीय मूल के निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया में भी विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन होता है। ये जो हिंदी भाषा है वो आज़ादी मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का पद भी प्राप्त हुआ था। और
ये हिंदी के दो रूप है, वो हमने देखे थे अगले लेक्चर में कि हिंदी भाषा के दो रूप है। इसमें हमने देखा था कि जन व्यवहार की हिंदी, हिंदी के क्षेत्र, और दूसरा है प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र, प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र की हिंदी। इसमें हमने जन व्यवहार की हिंदी क्षेत्र में कहा था कि ये हिंदी भाषा ये सामाजिक संदर्भ तथा व्यावहारिक क्षेत्र में होने वाले हिंदी के ये मौखिक और लिखित दो रूप हमें मिलते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुरूप इनका रूप भी अलग होता है, और जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख क्षेत्रों में यहाँ बताया गया है। जैसे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद हिंदी में होता है। सभा समारोह का संचालन भी हिंदी में होता है। किसी सूचना का उद्घोषणा भी हिंदी में होता है। चुनाव प्रचार के व्याख्यान भी हिंदी में होते हैं। किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल भी हिंदी में होता है। और समाचार लेखन या वाचन आकाशवाणी टेलीविजन हिंदी में होता है। समस्या कारण निराकरण हेतु विभिन्न विभागों में जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे आदि की संबंधित पत्र व्यवहार वो भी हिंदी में होता है। और फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार उनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। अब हमने ये प्रयोजन परक कार्य क्षेत्र के हिंदी, वहां तक हमने अगले लेक्चर में देखा था कि किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत भाषा हिंदी राजभाषा कहलाती है। और राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी के इस रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में जाना जाता है, और उसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में की जाएगी। हमने यह बात की थी। अब वहां से हम आज आगे बढ़ते हैं। तो हमने आगे भी बात की थी, वही बात यहाँ दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं कि आज हिंदी का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। भारत के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। जैसे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं, और उनके जीवन में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो हिंदी का प्रयोग जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में हमने बात की थी, आगे में की थी बात कि भारत के बाहर ऐसा नहीं है कि उसकी हिंदी भाषा का प्रयोग भारत में ही हो रहा है, भारत में ही होता है, लेकिन भारत के बाहर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भी भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यूरोप के देशों की बात करें तो यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि में भी विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। और नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भारतीय बड़ी संख्या में जहाँ व्यापार करते हैं, उनके जीवन में भी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं कि संक्षेप में आज हिंदी साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का माध्यम है। हिंदी में देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। कि ये जो हमारी, हम संक्षेप में बात करें हिंदी भाषा के बारे में, तो हमें जानकर खुशी होती है कि
आज हिंदी भाषा साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ हमारी भारत देश की राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। और यह हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का एक प्रतीक यानी कि एकता का एक माध्यम भी है। और वैसे ही हिंदी में देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति भी हुई है। ये हिंदी के विविध रूप जो हमारे देश की राजभाषा है और बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली तथा समझी जाती है, और देश के लोगों की ये संपर्क भाषा भी आज बन चुकी है। और देश के कई राज्यों में हमने देखा है कि प्राशंसिक कार्य हिंदी में होते हैं, और अब हिंदी का जो मानकीकरण हो चुका है, तो प्रारंभ में इतनी परिष्कृत नहीं थी, लेकिन इस गद्यांश के जो हमने देखा उसके माध्यम से आज काल में हमने हिंदी उसके विकास और उनके योगदान और उसकी भूमिका व्यापकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग आदि भी होता है, वो हमने भी यहाँ देख लिया। तो ये हमने हिंदी के विविध रूप के बारे में यहाँ हमने चर्चा की। अब आपकी पाठ्य पुस्तकें जो कक्षा 11वीं की जो हिंदी की, उसमें जो ये हिंदी के विविध रूप के बाद जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हिंदी के विविध रूप एक बार आपको पढ़कर समझ लेना है। तो यहाँ ये हिंदी के विविध रूप वाला चैप्टर हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर। तो 5वां चैप्टर है शिक्षक के नाम पत्र। शिक्षक के नाम पत्र, ये जो 5वां चैप्टर है वो आज हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो ये जो शिक्षक के नाम पत्र है, इनके लेखक का नाम है अब्राहम लिंकन। इनके लेखक का नाम है अब्राहम लिंकन। इनका जन्म सन 1809 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1865 में हुई थी। तो पहले हम ये अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉडनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों में पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके एलिनॉस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन की बात करें, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, यहाँ हमने देखा। तो इनका जन्म अमेरिका में केंटक जो राज्य, वहाँ का राज्य का नाम है केंटक, और राज्य के हॉडनविले नामक कोई शहर है उसमें हुआ था। सन फरवरी 1809 में उनका जन्म हुआ था, और वो अत्यंत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तक मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के, जो चूल्हा होता है उसकी आग के प्रकाश में वो पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। वो स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके एलिनॉस में वकील का भी पदभार उन्होंने संभाला था। और सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया, और 1860 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बने। ये जो अब्राहम लिंकन है, इनके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती कि
अत्यंत गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ था वो राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचते हैं। जो पुस्तक मंगवाकर चूल्हे की आग जो होती है उसके प्रकाश में जो पढ़कर वकील बनते और बाद में वो 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बनते हैं। इनके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इनके द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं उसके ऊपर आधार है। ये जो एक अत्यंत गरीब परिवार हमारी किसी के भी ऐसी तो स्थिति नहीं है कि हम चूल्हे की आग के प्रकाश में हम पढ़े। हमारे पास तो सब कुछ है। लेकिन ये जो अब्राहम लिंकन थे वो चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इससे हमें ये बोध लेना चाहिए। आगे देखते हैं कि बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसलिए उन्हें आजादी का मसीहा कहा जाता है। ये जो अब्राहम लिंकन है वो अमेरिका में आजादी का मसीहा भी कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही जो ये लिंकन थे उन्होंने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया है तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसलिए उन्हें आजादी का मसीहा भी कहा जाता है। अब हम जो ये शिक्षक के नाम पत्र है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। इसमें अध्यापक द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित ये शाश्वत जीवन का मूल्य आज भी प्रासंगिक है कि और यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। ये जो आप हम देखने वाले हैं शिक्षक के नाम पत्र, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक, उनका पुत्र जहाँ पढ़ रहा था वहाँ के अध्यापक को लिखा है और उसमें अध्यापक द्वारा किसी भी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के लिए के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है ताकि वो उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। और ये जो पत्र हम देखने वाले शिक्षक के नाम पत्र, उसमें जो शाश्वत जीवन मूल्य का एक प्रासंगिक है और यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। और इस पत्र में जो शैली से लिखा गया है वो पाठ हमें प्रेरणादायक है, यानी कि हमें प्रेरणा देता है। ये जो शिक्षक के नाम पत्र हम देखने वाले हैं उसके बारे में हमने सुना कि इसके अंदर क्या बताया गया है। तो आज हम ये शिक्षक के नाम पत्र को आज हम देखने वाले हैं। पत्र शैली में लिखी गई ये लंबी कविता, तो इसके बारे में तो हमने सुन लिया कि अब्राहम लिंकन ने लिखा और अपने बेटे को अध्यापक को लिखी गई है और उनके अध्यापक से जो पढ़ाई के साथ साथ उनके बेटे को बातों के सिखाने के लिए कहा गया है वो हमने देखा कि आज हम
वही शिक्षक के नाम पत्र, उनके बारे में आज यहाँ से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्याय प्रिय नहीं होते और नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाई, दुनिया में हर बदमाश की तरह दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं, दुनिया में जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। क्या उन्हें क्या कहा कि आदरणीय गुरुजी, उनके बेटे के अध्यापक को पहले आदर से प्रणाम किया और कहा कि आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्याय प्रिय नहीं होते। न्याय प्रिय यानी कि जो सदा न्याय करता हो। देखते हैं हम। न्याय प्रिय यानी कि जो सदा न्याय करता हो। सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते और सभी सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ यानी कि सच्चाई के प्रति निष्ठावान होना, इनको हम सत्यनिष्ठ भी कहते हैं। और मेरा बेटा सीखेगा या कभी न कभी, कि मगर उसे यह सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र। साधु चरित्र, साधु चरित्र यानी कि अच्छे स्वभाव चाल चलने वाला, जिनको हम साधु चरित्र कहते हैं। और पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषोत्तम वह जो पुरुष जो श्रेष्ठ हो, उनको हम पुरुषेषु श्रेष्ठ इति पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तम, सॉरी, पुरुषों में जो उत्तम है उनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है, पुरुषोत्तम। पुरुषेषु उत्तम, वह जो पुरुष श्रेष्ठ हो। और स्वार्थी, स्वार्थी यानी कि जिसे अपने अपने हित का या लाभ का ध्यान रहता हो। और राजनैतिक होते हैं, दुनिया में जैसे जैसे होते उसी तरह जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। तो उन्होंने, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि, अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोगों के सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर मेरा बेटा तो यह बात कभी ना कभी जरूर सीखेगा। और वो कहते हैं कि उसे आप भी ये बताते, ये सब बातें भी सिखाई कि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कभी कमी नहीं है, बदमाशों की कमी नहीं है। पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी वहां होते। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति बदमाशी होता है, लेकिन अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं कि अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी दुनिया में होते हैं। और जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेतागण भी इस दुनिया में होते हैं। इसी पंक्तियां द्वारा अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं अब्राहम लिंकन जी की, होते हैं घात के दुश्मन अगर, तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाने बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में ये
में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। बहुत बढ़िया बात अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं कि होते हैं घात के दुश्मन, अगर मैं सहायक मित्र भी होते हैं, मैं जानता हूँ। घात का अर्थ है किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढते रहना। इसको हम घात कहते हैं। मैं जानता हूँ सभी झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में ये जमाइए। जमाइए यानी कि यहाँ कोई बात सुदृढ़ करना। यहाँ उसका अर्थ बताया गया है कि कोई बात सुदृढ़ करना। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान है। फोकट, फोकट यानी कि मुफ्त, मुफ्त में मिला हुआ पैसा। अंडे, अंडे का अर्थ है सोना चांदी की मुद्राओं से भरा घड़ा, इनको हम अंडा कहते हैं, अंडे। और यहाँ मुहावरे का अर्थ भी एक आया है हमारे सामने, पसीना बहाना। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले अंडे से ज्यादा मूल्यवान है। पसीना बहाना यानी कि कड़ी मेहनत करना है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं मनाइए। झेलते हैं यानी कि झेलना यानी सहना, बर्दाश्त करना। कि सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाए। अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं कि इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहां घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे होते हैं, वहां ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हैं और आगे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सभी बातें तुरंत नहीं सिखाई जा सकती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे को मन में ये बात अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले अंडे यानी कि सोना चांदी से भरी मुद्राओं से अधिक मूल्यवान होता है। या उनको उन्होंने मेहनत का मूल्य बताया है। आप उसे उनको आगे उनके अध्यापक को कहेगा, आप उसे मेरे बेटे को यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी अगर असफलता मिलती है तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जाती है। और उसे यह भी बताइए कि उसे सफलता मिले, उसकी बात हो, तो यह उसका दिखावा ना, यानी कि वो कह रहे हैं कि उसे अगर जीवन में किसी भी कार्य में किसी क्षेत्र में सफलता मिले तो उसकी वो जीत हो, और वो उसका दिखावा ना करे, और उसी इस खुशी को वो खुद अकेले में ही मना ले। ये पद्य द्वारा अब्राहम लिंकन जी ये कह रहे हैं। दो पद्य हमने देखे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। सिखाइए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाइए। कहना, गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। पर साथ ही साथ दीजिए उसकी उसको जी को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। कि
कि अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रखना सिखाइए। सिखाइए उसे अपना हर संयम से दिखाइए। कहना गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसको जो उसके जी को पूरा फुर्सत की सृष्टि सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं कि अगर उसे आप में ताकत हो तो आप मुझे ईर्ष्या द्वेष से दूर रखना सिखाइए, और सिखाइए उसे हर्ष। हर्ष का अर्थ है आनंद, प्रसन्नता। संयम से दिखाइए और हर कहना की गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उनके झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े उन्हें दिखाया कीजिए कि उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। वैभव का अर्थ है ऐश्वर्य, महत्व। साथ ही साथ दीजिए उसको जो पूरी फुर्सत। फुर्सत का अर्थ है अवकाश। फुर्सत का अर्थ है अवकाश। दीजिए उसको जी को पूरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। सुंदरता सनातन, स्थायी, सदा रहने वाली। सनातन का अर्थ है स्थायी, सदा रहने वाली। तो अब्राहम लिंकन जी यहाँ कह रहे हैं कि वे अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे और किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे। और उसे सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अत्यंतिक प्रदर्शन न करे और अपने आप पर संयम रखे। आप उसे कहिए कि वो बड़ा होकर वह गुंडा बदमाश से न डरे, क्योंकि गुंडा बदमाश पर काबू पाना बहुत आसान होता है। पुस्तकों के अद्भुत संसार में अधिक से अधिक उसका परिचय कराइए। पुस्तकों के अद्भुत संसार जो पुस्तक भंडार होता है उसका यहाँ बात की गई है कि पुस्तक भंडार में को लेकर आप उनके संसार से अधिक का अधिक उसका अधिक पुस्तक का उसको परिचय कराइए और उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। ये पंक्ति द्वारा अब्राहम लिंकन जी कह रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का 3 पंक्ति द्वारा हमने ये अब्राहम लिंकन जी द्वारा उनके बेटे के अध्यापक को जो कि पत्र लिखा हुआ उनके बारे में यहाँ हमने बात की। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे अब्राहम लिंकन जी क्या कहते हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का परिचय ने हमने देखा और अब्राहम लिंकन जी ने उनके बेटे के अध्यापक को क्या कहा वो हमने यहाँ सुना और देखा कि वो पंक्तियां द्वारा क्या कह रहे हैं। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर वहां से आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आपको ये 5वां चैप्टर है, शिक्षक के नाम पत्र पद्य है, वो आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है अपने पाठ्य पुस्तक में से और समझ लेना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे तब आगे के बारे में, आगे के लेक्चर के बारे में अगले यहाँ से आगे बढ़ेंगे और वहां से चर्चा आगे करेंगे।